आज व्याकरण का अत्यंत ही प्रासंगिक विषय लेकर मैं हाजिर हूँ। आप समझ ही गए होंगे कि वह क्या है। हाँ, आपने ठीक समझा। आज समास की बारी है, जो परीक्षा की दृष्टि से एवं पठनीयता की दृष्टि से भी सर्वतोभावेन उपयोगी है। यहाँ इसका समग्र वर्णन प्रस्तुत करने की मैंने चेष्टा की है, तो आइए समास के विभिन्न पहलुओं से हम रूबरू होते हैं अपनी इस कक्षा में। समास जब दो या दो से अधिक पद बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिलते हैं, पदों के इस मेल को समास नाम से संज्ञायित करते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। इसके अंतर्गत हम दो पदों को आपस में संग्रहित या विग्रहित करते हैं। कम से कम दो शब्दों द्वारा अत्यधिक भाव संप्रेषण एवं अर्थ प्राकट्य को ही समास संज्ञा से अभिहित किया जाता है। हिंदी की अपेक्षा संस्कृत में इसका अध्ययन ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि संस्कृत भाषा संश्लेषणात्मक है, यानी थोड़े में बहुत कहने की क्षमता है। हिंदी की प्रकृति इसके विपरीत विश्लेषणात्मक है। हिंदी में अनेक सामासिक शब्द प्रयुक्त होते हैं, अस्तु इनका अध्ययन अत्यावश्यक हो गया है। संस्कृत में इसे एक पदी भाव समासः अर्थात पदों को मिलाकर एक पद बनने की प्रक्रिया समास कहलाती है। जब दो पद एक साथ मिलते हैं तो बीच की विभक्ति लुप्त होकर एक नव्य पद का सृजन करती है। जैसे राजा का पुत्र बराबर राजपुत्र, यहाँ का विभक्ति का लोप हो गया है। पदों के मेल से जो नया शब्द भी उत्पन्न होता है उसे सामासिक शब्द कहा जाता है। अब हम आते हैं श्रवण में एक तरह की परिभाषा लगने वाली संधि और समास के अंतर की ओर। देखें संधि और समास में कितनी पृथकता है। यह परीक्षोपयोगी है, इसे विद्यार्थी भली प्रकार समझ लेंगे। पहला, संधि में वर्णों का योग होता है, किंतु समास में पदों का। दूसरा, संधि में वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है और तीसरा वर्ण भी आ जाता है, लेकिन समास में पदों के मिलने से विकार स्वरूप कोई तीसरा पद नहीं आता। तीसरा, समास में विभक्तियों का लोप हो जाता है। संधि में वर्णों के तोड़ने की प्रक्रिया को विच्छेद कहते हैं, लेकिन समास में पदों के अलग करने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। चौथा, संधि केवल तत्सम शब्दों में ही होती है, लेकिन समास तत्सम, तद्भव तथा उर्दू सभी प्रकार के पदों में प्रयुक्त होती है। पांचवा, समास में संधि की स्थिति होती है, लेकिन संधि में समास का होना संयोग मात्र है। छठा, समास में दो या दो से अधिक पद भी मिल सकते हैं, किंतु संधि में किसी भी परिस्थिति में दो वर्ण ही मिलते हैं। कम या अधिक की संभावना न्यून है। सातवां, संधि विच्छेद की प्रक्रिया में योग का चिन्ह जोड़ लगाना आवश्यक हो जाता है, किंतु समास में इसकी आवश्यकता नहीं होती। आठवां, संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, किंतु समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। नौवां, समास में दो पदों के बीच प्रत्यय का लोप रहता है, किंतु संधि में वर्णों के मेल से उन वर्णों की जगह कोई नया विकार उत्पन्न हो जाता है। ये तो बात हुई
संधि और समास के अंतर की। अब आते हैं हम इसके भेद की तरफ। सामान्यतया समास के 6 भेद मान्य हैं। पहला, तत्पुरुष समास। जिस सामासिक शब्द का अंतिम खंड या पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, जैसे गंगाजल, हिमालय, सभा भवन इत्यादि। इसमें जल, आलय, भवन ये उनके पूर्व पद अर्थात गंगा, हिम, सभा से अधिक प्रधानता रखते हैं, अतः इन्हें तत्पुरुष समास कहेंगे। इसके पूर्व पद में विभक्तियां कर्म से अधिकरण कारक की लगी रहती है। इसके 2 भेद हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण तत्पुरुष का ही दूसरा नाम कर्मधारय समास है। वैसे हिंदी में कर्मधारय समास का पृथक वर्णन किया जाता है, अस्तु मैं इसकी चर्चा अलग से करूंगी। व्याधिकरण तत्पुरुष, इसके पूर्व पद में कर्ता कारक को छोड़कर अन्य कारकों की विभक्तियां सन्निहित होती, जैसे चिड़ी मार, यहाँ कर्म की को विभक्ति छिपी हुई है। विभिन्न विभक्तियों के आधार पर व्याधिकरण तत्पुरुष के निम्नलिखित 6 भेद हैं। पहला, द्वितीय तत्पुरुष। इसमें कर्म कारक की को विभक्ति प्रक्षिप्त होती है, अर्थात द्वितीय विभक्ति रहती है, जैसे मुंह तोड़, गिरह कट इत्यादि। दूसरा, तृतीय तत्पुरुष। इसमें करण कारक की से विभक्ति अर्थात तृतीय विभक्ति रहती है, जैसे जन्मांध, तुलसी कृत इत्यादि। तीसरा, चतुर्थी तत्पुरुष। इसमें संप्रदान कारक की को के लिए विभक्ति छिपी होती है, जैसे माल गोदाम, तपोवन, धर्मशाला। चौथा, पंचमी तत्पुरुष। इसमें अपादान की से विभक्ति लगी रहती है, अर्थात पंचमी विभक्ति कहलाती है, जैसे ऋण मुक्त, देश निकाला, पथ भ्रष्ट। पांचवा, षष्ठी तत्पुरुष। इसमें संबंध की का के की विभक्ति अर्थात षष्ठी विभक्ति होती है, जैसे राजपुत्र, विद्यालय, देवकन्या। छठा, सप्तमी तत्पुरुष। इसमें अधिकरण की में पर विभक्ति अर्थात सप्तमी विभक्ति होती है, जैसे नराधम, दानवीर, जलचर इत्यादि। तत्पुरुष के अन्य भेद भी हैं। पहला, उपपद। जिस तत्पुरुष समास में अंतिम खंड या पद में ऐसा कृदंत लगा हो जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता हो, उसे उपपद तत्पुरुष कहते हैं, जैसे पंकज, मर्मज्ञ, वसुधा, पाकिट मार इत्यादि। इसी का दूसरा, अलूक। जिस तत्पुरुष समास के पूर्व पद में लगी कारक विभक्ति का लोप नहीं होता उसे अलूक समास कहते हैं, जैसे सब के सब, घर के घर, युधिष्ठिर, निशिचर। इसी का तीसरा, नए समास। जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद निषेधवाचक हो उसे नए समास कहते हैं, जैसे अछूत, अनादि, अनिष्ट, अशुद्ध इत्यादि। चौथा, प्रादि समास। जिस तत्पुरुष समास में प्र आदि कोई उपसर्ग पूर्व पद के रूप में प्रयुक्त हो उसे प्रादि तत्पुरुष समास कहते हैं, जैसे प्राचार्य, प्रत्यक्ष, कुपंथ आदि। पांचवा, मयूर, व्यंसक आदि।
विग्रह करने में जिस सामासिक पद का क्रम उलट जाता है उसे मयूर व्यंजकादि तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देशांतर, इसका जब विग्रह करेंगे तो अंतर देश, स्थानांतर, अंतर स्थान इत्यादि। दूसरा कर्मधारय समास, जिस सामासिक शब्द से पूर्व पद और उत्तर पद के बीच विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेषण तथा उपमान उपमेय का भाव संबंधित हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील कमल, यह विशेषण विशेष्य है। लाल पीला, यहाँ दोनों पद विशेषण विशेषण हैं। चरण कमल, यहाँ उपमेय और उपमान है। कर्मधारय के कई भेद हैं। पहला, उपमान वाचक, इसके पूर्व तथा उत्तर पद के बीच उपमान उपमेय संबंध हो। जैसे मृग नयनी, कमल नयन, चंद्रमुखी। दूसरा, विशेषतावाचक, इसके पूर्व तथा उत्तर पद के बीच विशेषण विशेष संबंध रहता है। जैसे नील गगन, महाकवि। इसी का तीसरा, मध्यम पदलोपी, इसके पूर्व पद तथा उत्तर पद के मध्य विशेषण विशेष संबंध कायम करने वाले पदों का लोप हो जाता है। जैसे गोबर गणेश, दही बड़ा, पर्णशाला। यहाँ निर्मित, डूबा आदि पदों का लोप हो गया है, अतः इसे मध्यम पदलोपी समास कहेंगे। चौथा, रूपक कर्मधारय, इसमें उपमान उपमेय की तुलना न कर उपमेय को ही उपमेय स्वीकार किया जाता है। जैसे भवसागर, मुखचंद्र इत्यादि। अब द्विगु समास, जिस सामासिक शब्द का प्रथम खंड संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिभुज, चौराहा, नवग्रह, पंचपात्र इत्यादि। कुछ वैयाकरणों ने इसे भी कर्मधारय समास का भेद स्वीकार किया है, किंतु पाठ्यक्रम की सुविधा हेतु इसे स्वतंत्र रखा गया है। इसके 3 भेद हैं। पहला, समाहार द्विगु। इस समास में समुदाय या समूह का बोध होता है। जैसे पंचवटी अर्थात 5 बटों का समूह, त्रिभुवन, तीनों भुवनों का समुदाय इत्यादि। दूसरा, तद्धितार्थ द्विगु। तद्धित के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले द्विगु को तद्धितार्थ द्विगु कहते हैं। जैसे द्वय मातुर अर्थात 2 माँ के मध्य का पुत्र, पंचगु 5 गायों से खरीदा हुआ इत्यादि। इसी का तीसरा, उत्तर पद प्रधान द्विगु। जिस द्विगु समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे उत्तर पद प्रधान द्विगु कहते हैं। जैसे अष्टछाप, पंच प्रमाण इत्यादि। अब आते हैं बहुब्रीहि समास की ओर। जिस सामासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान हो और पदगत अर्थ को छोड़कर जिससे अन्य अर्थ की प्रधानता का बोध हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, चंद्रशेखर, चक्रपाणि, नीलकंठ इत्यादि। यहाँ इस सभी उदाहरणों में किसी खास अर्थ का द्योतन है। बहुब्रीहि समास के निम्नलिखित मुख्य भेद हैं।
पहला, समानाधिकरण बहुव्रीहि। इस बहुव्रीहि में दोनों पद कर्ता कारक की विभक्ति के होते हैं, किंतु दोनों पदों द्वारा जो अन्य उक्त होता है वह विभिन्न कारकों की विभिन्न विभक्तियों में उक्त होता है। अतः विभक्तियों के आधार पर इसके 6 भेद हैं। पहला, कर्म बहुव्रीहि, जैसे मोदक प्रिय अर्थात मोदक प्रिय है जिसको। दूसरा, करण बहुव्रीहि, मृत्युंजय अर्थात मृत्यु जीत ली गई है जिससे। तीसरा, संप्रदान बहुव्रीहि, दत्त साधन अर्थात दत्त है साधन जिसके लिए। चौथा, अपादान बहुव्रीहि, विमल अर्थात निकल गया है मल जिससे। पांचवा, संबंध बहुव्रीहि, मन चला अर्थात मन है चल जिसका। छठा, अधिकरण बहुव्रीहि, पतझड़ अर्थात पत्ते झड़ते हैं जिस ऋतु में। यह कारक के आधार पर बहुव्रीहि के भेद हुए। दूसरा, व्यधिकरण बहुव्रीहि। इस बहुव्रीहि समास में दोनों पद कर्ता कारक की विभक्ति के न होकर विभिन्न विभक्तियों के आधार पर असमान विभक्तियों के होते हैं। इसमें पूर्व पद कर्ता कारक की विभक्ति का और दूसरा पद संबंध या अधिकरण की विभक्ति का होता है। जैसे चक्र पानी है चक्र है पानी में जिसके अर्थात चक्र पानी। तीसरा, तुल्य योग बहुव्रीहि, जिस सामासिक शब्द में प्रथम पद के रूप में सह लगा हो उसे तुल्य योग या सह बहुव्रीहि कहते हैं। जैसे सपरिवार, इसी का घ। व्यतिहार बहुव्रीहि, जिस सामासिक शब्द के दोनों पदों में से घात प्रतिघात का बोध हो उसे व्यतिहार बहुव्रीहि कहते हैं। जैसे लाठा लाठी, मुक्का मुक्की इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुव्रीहि के कुछ अन्य भेद भी प्रयोग में आते हैं। पहला, प्रादि बहुव्रीहि, जिसका पूर्व पद उपसर्ग हो, जैसे निर्भय, निर्जन, निरोग इत्यादि। यहाँ यह ध्यातव्य है कि तत्पुरुष समास का भी एक भेद प्रादि समास है, किंतु वहाँ दोनों पद विशेष विशेषण रूप की तरह प्रयुक्त होते हैं, जैसे सुपुत्र, प्राचार्य इत्यादि। दूसरा, संख्यावाचक बहुव्रीहि, जिसका पूर्व पद संख्यावाचक हो, जैसे चौपाया, चतुर्भुज इत्यादि। तीसरा, मध्यम पदलोपी बहुव्रीहि, जिसमें दोनों पदों के बीच का पद लुप्त रहता है, जैसे मीनाक्षी, गजबदन, कोकिल कंठ इत्यादि। अब अव्ययी भाव समास, जिस सामासिक शब्द का पूर्व पद प्रधान हो तथा वह संपूर्ण शब्द अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन, हाथों हाथ इत्यादि। इसके कुछ ऐसे भी सामासिक शब्द होते हैं जिनके पदों के बीच ही भी प्रयुक्त होता है, जैसे आप ही आप, मन ही मन इत्यादि। इसका प्रयोग आधिक्य, वाद, सामीप्य, औचित्य, योग्यता, सादृश्य, बिना आदि के अर्थ में किया जाता है। अब द्वंद्व समास।
जिस सामासिक शब्द के सभी पद प्रधान हों उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, राधा कृष्ण, पाप पुण्य इत्यादि। इसके 3 भेद हैं। पहला इतरेतर द्वंद्व, इसमें सभी पद और द्वारा जुड़े हों तथा उन पदों का पृथक पृथक अस्तित्व हो। जैसे कौरव पांडव, भाई बहन, लोटा डोरी इत्यादि। दूसरा समाहार द्वंद्व, इसमें सभी पद और से जुड़े होने पर भी पृथक अस्तित्व नहीं रखते हों। जैसे दाल रोटी, अन्न जल, धन दौलत, नून तेल, कपड़ा लत्ता इत्यादि। तीसरा वैकल्पिक द्वंद्व, जिस सामासिक शब्द के पदों के बीच विकल्प सूचक अव्यय या अथवा छिपा हो। जैसे लाभालाभ, थोड़ा बहुत, जात कुजात, धोखाधड़ी इत्यादि। अब मैं आती हूँ समास संबंधी कुछ निर्देशों को लेकर। समास संबंधी कुछ निर्देश इस प्रकार हैं। पहला, सामासिक शब्दों का नामकरण उनके विग्रह पर निर्भर होता है। जैसे लंबोदर, यह बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों हो सकता है। दूसरा, जब सभी पद प्रधान हो और संज्ञा हो तो द्वंद्व समास होगा। यदि विशेषण हो तो कर्मधारय होगा। जैसे राधा कृष्ण द्वंद्व है, भला बुरा कर्मधारय है। तीसरा, द्वंद्व समास में 2 से अधिक पद भी हो सकते हैं, पर अव्ययी भाव में 2 ही पद होंगे। चौथा, विशेषण पद वाले कर्मधारय में विग्रह करने पर और का प्रयोग नहीं होता है। पांचवा, यदि एक ही सामासिक शब्द में अनेक सामासिक पदों का प्रयोग हो तो उनका विग्रह पृथक पृथक होना चाहिए। जैसे लंबोदर पूजार्थ, यहाँ लंबोदर और पूजार्थ दोनों का पृथक पृथक विग्रह करना उचित होगा। छठा, समास विग्रह में यह ध्यातव्य हो कि सामासिक शब्द में जिन पदों का प्रयोग हुआ है विग्रह में भी उन्हीं का प्रयोग हो। जैसे पीतांबर अर्थात पीत है अंबर जिसका। इस प्रकार आज समास का पूर्णाभ्यास आपके समक्ष है, किंतु बार बार मैं इस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी कि व्याकरण में निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। आशा है आप सभी पाठकगण इसका विशेष ध्यान रखेंगे तथा लाभान्वित होंगे। अब मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ।